नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। साल 2024 में पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए 1.5 साल और विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल से कम का वक्त रह गया है। उससे पहले ही आने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ चुका है। दरअसल हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाने लगी है। इसी के तहत भाजपा ने गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक के दूसरे दिन तमाम विधायक और सांसद समेत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कांग्रेस के प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 10 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये प्रचार वाहन प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करेंगे, साथ ही कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में जनता को बताएंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा में हरियाणा कांग्रेस काफी मजबूत होगी और लोगों का जिस तरह से उत्साह दिख रहा है उसमें साफ लगता है कि अब बीजेपी ने जो है लोग दूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है उससे साफ लगता है कि अब समय केवल कांग्रेस का है। साथ ही इनेलो लोकदल के विधायक अभय चौटाला भी पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। नाम भी तय हो गया है, परिवर्तन पदयात्रा। हरियाणा की सत्ता से 18 साल से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल को फिर से सत्ता की कुर्सी तक लाने के लिए ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का भूतपूर्व स्वागत होगा, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी शक्ति सिंह गोहिल जी ने आपके सामने सारी बात रखी। राहुल जी के प्रति लोगों का विश्वास इस यात्रा के माध्यम से दिन प्रतिदिन बढ़ा है, उसका आपको एक परिचय हरियाणा देगा। और उसके साथ साथ हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है उससे भी जनता त्रस्त है। आज हरियाणा की सरकार से लोग बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नज़र से हरियाणा वासी देखते हैं। देखिए, आज जो प्रचार की गाड़ियां हैं इनको रवानगी करी है शक्ति सिंह गोहिल जी जो हमारे प्रभारी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने। ये गाड़ियां गुड़गांव जिले से होकर मेवात तक प्रचार की जिम्मेदारी है करेगी। ये एलईडी से लैस है और इनमें पूरा साउंड सिस्टम है। जबरदस्त गाड़ियां जो कांग्रेस की तरफ से आज रवानगी करी गई है, क्योंकि इस यात्रा देखिए जिस प्रकार इस यात्रा के लिए एक उत्साह, एक जबरदस्त जोश जो कार्यकर्ताओं में वो देखते ही बन रहा है। आप देखिएगा कि कल की जो ये हमारी यात्रा होगी ऐतिहासिक होगी और स्वर्णिम अक्षरों में इस यात्रा का नाम लिखने जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए प्रवीण अत्रे जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका भी। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं प्रवीण जी आपके पास आना चाहूँगा, उसके बाद जो है विजय जी आपके पास आऊँगा, ओंकार जी आपके पास भी आना है। चूँकि जो है सत्ता की दौड़ शुरुआत हो गई है, पदयात्राओं का दौर भी चल रहा है। ऐसे में प्रवीण जी आप किस तरीके से देख रहे हैं भाजपा की तैयारी, या फिर मैं यूं कहूं कि हरियाणा में अभी से जो है सियासी पारा चढ़ा हुआ है 2024 के लिए? सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अब बैठकों का दौर और पदयात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। गौरव, ऐसा है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम तो 24/7 हमेशा चुनाव के लिए तैयार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो संगठन है जो संगठन जमीनी स्तर पे पार्टी की रीति नीति उसको लगातार जनता के बीच में लेके जाता है। जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, गुरुग्राम में जो हमारी 2 दिवसीय बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर पहले दिन हमारे प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी थे। दूसरे दिन विधायक और सांसद और जो 2019 में हमारे उम्मीदवार थे वो भी उस बैठक में शामिल हुए। उस बैठक में बाकायदा 2024 की तैयारी और बूथ को किस तरह से मजबूत करना है, क्योंकि हमारा एक मंत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो बूथ स्तर पे पार्टी संगठन और मजबूत हो,
पन्ना प्रमुख बनाए जाएं, पन्ना समितियों का गठन हो और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए कि डोर टू डोर जाएं, आम जन को सरकार की योजनाएं और उनका लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए जागरूक करें। लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप जानते हैं 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का जन्मदिन है, तो स्वर्गीय अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी दिन माननीय मोदी जी की मन की बात का प्रोग्राम भी है। तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 20,000 बूथों पे माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रोग्राम जो है वो कार्यकर्ता सुनेंगे, ऐसा हमने निश्चित किया है। लेकिन जो आपने कहा कि दूसरी पार्टियां, देखिए हर पार्टी चुनाव के लिए प्रयास करती है, हर पार्टी जो है अपने स्तर पे अपने ढंग से तैयारी करती है। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे तो हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा के अंदर दूसरे राजनीतिक दलों की अगर हम बात करते हैं, कुछ राजनीतिक दल तो अपने अस्तित्व को खोजने के लिए या यूं कहिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है गौरव, अगर आप ध्यान देंगे, कांग्रेस तो बाप और बेटे की दुकान बन के रह गई है हरियाणा के अंदर। और कांग्रेस के अंदर यह प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी की इस पदयात्रा के जरिए मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार रीलॉन्चिंग हो रही है। और प्रदेश स्तर पे कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी की लॉन्चिंग की तैयारियां जो है वो कांग्रेस में हो रही हैं। लेकिन जिस तरह के हालात देखिए, जिस पार्टी के पास संगठन ही नहीं है गौरव, वो पार्टी चुनाव क्या लड़ेगी। आज भी हालात ये है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई संगठन है और ना ही इस तरह की कोई स्थिति है। हाँ, कांग्रेस के अंदर सिर्फ टोवल जरूर है, जो शायद पदयात्रा में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज ही मैं एक कांग्रेस के नेता का बयान पढ़ रहा था, जो पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर चुके हैं कि जब राहुल जी आएंगे तो हम हुड्डा साहब के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, हुड्डा साहब के बारे में राहुल जी को बताएंगे वगैरह वगैरह। आज भी उनका बयान छपा हुआ था, वो हुड्डा साहब की आलोचना करते हुए कह रहे थे कि हुड्डा साहब ने हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी को अपनी जेब में डाल लिया। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की यह स्थिति पहले दिन से रही है। आपको याद होगा जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष होते थे, इसी तरह का एक प्रोग्राम था, राहुल जी की अगवानी करने के लिए कांग्रेसी मित्र दिल्ली गए थे, तो उस वक्त वहां पे क्या स्थिति हुई थी हमने देखा, प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई हुई, लाठी डंडे चले वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि जो ये कांग्रेस की पदयात्रा जिसका जिक्र आप कर रहे थे और जो आप शुरुआती पैकेज में बाइट्स भी सुना रहे थे, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बार फिर से वो नजारा शायद देखने को मिलेगा, जिस तरह के से कांग्रेसी नेता ही अपनी तरफ से इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों की घोषणा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर प्रदेश की जनता को वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अशोक तंवर जी जब अध्यक्ष थे तब देखने को मिला था। लेकिन अदरवाइज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक दल इस स्थिति में है या हरियाणा की जनता किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई विश्वास करती है। विजय जी, जब हमने आज बातचीत करी उदयभान जी से, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका जो है धरातल पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है, जनता हमारे साथ है, और अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी तो इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आ रही है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से मानते हैं? फिर उसका जो जवाब जो है अत्रे साहब से लूंगा। विजय जी, देखिए उदयभान जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ, जो कल तक ये बात कहा करते थे कि राहुल गांधी जी भ्रष्ट हैं, उनका परिवार भ्रष्ट है, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, हम जेल में डालने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध मुझे विजय जी की आवाज नहीं मिल रही। अरे भाई, अब तो यात्रा को भी 100 दिन पूरे हो चुके हैं, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो कहाँ है वो भाजपा सरकार के सबूत, वो दावे कि हम राहुल गांधी को जेल में डालने वाले हैं? डाल दीजिए ना, किसने रोका है? राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष की मिसाल पेश की है, तो उन्होंने देश के लिए जो एक लड़ाई की शुरुआत की है, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर, प्रदूषण के मुद्दे पर, देश के वो तमाम मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो विदेशी कर्ज का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर आम जन के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं के बारे में उनसे बात करके उनकी समस्याओं को दूर करने का एक आश्वासन। ठीक है अत्रे जी, मैं अत्रे साहब जो है मैं आवाज बढ़वा दे रहा हूँ पैनल से। मैं एक चीज और कह रहा हूँ, हरियाणा में यह है यार आवाज को इनके दुरुस्त किया जाए, चूंकि आवाज जो है गेस्टों की जो है आपस में नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है विजय जी, आप कंप्लीट कीजिए। यात्रा की कमान संभाल रखी है दीपेंद्र हुड्डा जी, पूरी मेहनत कर रहे हैं, उदयभान जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मानकर काम कर रहा है, और लाखों लोग
हमें फोन करते हैं साथ जुड़ने के लिए, साथ चलने के लिए। हम आभारी हैं हरियाणा की जनता के। वो लोग इतना उत्साहित हैं यात्रा को लेकर। जी, तौर पर नई आयाम स्थापित करेगी। लेकिन आप कितना, जी 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 विजय जी, लेकिन सवाल यहाँ पर इतना है, ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की गई थी और तमाम वो नेता और तमाम वो पदाधिकारी आपकी तरफ से जो है नेतागण हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, जब मैं बात करता था तो उनकी तरफ से यही कहने को आती थी कि ये राजनीति से दूर है, यात्रा जो है भारत जोड़ने की है। लेकिन अब हरियाणा में आते आते 10 संकल्प हमने इसमें देख लिए। अब इसके साथ साथ हमने तमाम वो चीजें जो आज भी जैसे मैंने बात करी, तो फिर उसमें भी ये निकल के आया कि हरियाणा की जमीन जो खिसक गई है, कांग्रेस वहां तक पहुंच पाएगी, सत्ता साधने के लिए है, और हरियाणा में पूरी तरीके से जोर लगाया जा रहा है। देखिए, हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं हरियाणा की जनता को जागरूक करने के लिए। अब वो राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो हम राहुल जी को मुद्दे बताएंगे ना, क्योंकि हरियाणा की जनता की ये समस्याएं हैं, ये मुद्दे हैं। भाई राहुल गांधी जी भी तो भारत को जो जोड़ने के लिए निकले हैं, वो हर स्टेट की समस्याएं भी तो सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, और वो उस बात को लेकर कांग्रेस की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की अब रणनीति क्या होगी। वो रणनीति तभी तो तैयार होगी ना जब वो लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे दुख दर्द भी समझेंगे, हुड्डा जी से यहाँ की समस्याएं भी जानेंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी से यहाँ के युवा वर्ग और जो तमाम क्षेत्र है, पिछड़ा वर्ग है, चाहे किसी भी क्षेत्र की समस्या है, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं हैं, चाहे बिजनेसमैनों की समस्याएं हैं, उद्योगपतियों की समस्याएं हैं, चाहे वो एक वर्कर की समस्याएं हैं, उनको लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो भारत जोड़ो यात्रा सभी का साथ, सभी का विकास और जो भाईचारा है वो समाज में बना रहे, लोग मिलजुल कर एक दूसरे की लड़ाई लड़े, इसलिए तो यात्रा शुरू हुई है। तो सभी का साथ, सबका विकास तो आपने ले लिया ना, आपने अपनी जुबान से कहा विजय जी कि सभी का साथ, सभी का विकास, तो ये तो बीजेपी कहती है, बीजेपी का स्लोगन आपने ले लिया। नहीं, हमने किसी का स्लोगन नहीं, जैसे अभी आपने बोला सभी का साथ, सभी का विकास है कि इन्होंने जो सभी का साथ, उसमें तो भाई भाई को लड़वाने का काम किया और विकास की जगह नहीं, जो अभी आपने बोला क्या उसी को लेकर चल रहे हैं क्या? बेचा है, भ्रष्टाचार। तो इसका फायदा तो सीधा हो सकता है कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टी को सामने, जो विपक्ष में खड़ी होगी आपके सामने, उसको मिलता हुआ नजर आएगा जी। जब आप कह रहे हैं सभी का साथ, सभी का विकास, तो ये तो बीजेपी का स्लोगन है, तो ऐसा न हो कि आपके स्लोगन के साथ साथ जो अब इसका फायदा पूरी तरीके से वहां शिफ्ट हो जाए। मेरी बात सुनिए, हम आ रहा हूं अत्रे साहब, आ रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना। जी, हम जमीनी स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हम सभी को साथ लेकर जोड़ रहे हैं, और ये काम तो कांग्रेस ने पहले भी कर दिखाया है, सभी को साथ लेकर चलती रही है हमेशा कांग्रेस, और सभी के भले के लिए काम करती रही है। ठीक है, तो इतिहास गवाह है। ओंकार जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जो है अत्रे साहब मैं आपके पास आऊं। ठीक है ओंकार जी, अब तो आपकी पार्टी भी यहाँ पर पदयात्रा करने की, शुरुआत करने की प्लान में है, रणनीति में है, 2024 को लेकर पुरजोर कोशिश की जाएगी, और ऐसे में दूसरी तरफ जो है भारत जोड़ो यात्रा, क्या आपकी जो यात्रा है क्या कांग्रेस से निकल कर आई है? क्या आपने भी वहीं से प्लान तैयार किया? गौरव जी देखो, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, अपनी नीतियां होती हैं। ये सिद्धांत और नीतियां जनता में देने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पार्टी अपना अपना कार्य करती है, अपने अपने तरीके से कार्य करती है, और उसको अधिकार भी है। जी भाई अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू करनी है 20 फरवरी से। जी बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आज प्रदेश की जनता कांग्रेस को पहले 10 साल देख चुकी है, और अब कांग्रेस की क्या स्थिति है, कांग्रेस को आपस में बटी हुई है कांग्रेस और बीजेपी। जो भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी की योजनाओं को घर घर पहुंचाने तक, इनकी योजनाएं क्या है, पहले तो ये तो पूछ लीजिए इनसे। प्रॉपर्टी आईडी की योजना है इनकी 42,70,000 नई प्रॉपर्टी आईडी। अरे तो ओंकार जी इनकी योजना तो जैसे विजय जी कह रहे हैं, ओंकार जी इनकी योजना तो विजय जी अपने मुखारबिंदु से कहते हुए नजर आए, सबका साथ सबका विकास। सुनिए, ये तो वो कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा ना। 42,70,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाई नहीं, और परवीन अत्रे जी की खुद की प्रॉपर्टी आईडी गलत होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ, दावा करता हूँ। जिस कंपनी ने प्रॉपर्टी आईडी बनाई याशी कंसल्टेंसी, वो जयपुर की थी, और 2 दिन पहले कमल गुप्ता जो मिनिस्टर है इस विभाग के, वो कहते हैं कि उस कंपनी का कोई कसूर नहीं है,
उस कंपनी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी, सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेका दिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दी, और उस कंपनी का कोई दोष नहीं है। कमल गुप्ता जी बोलते हैं कि ये दोष तो अधिकारियों का है जिन्होंने उस कंपनी को क्लीन चिट दी। देखिए क्या मेंटालिटी है। ये योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे, जनता तक ये योजना पहुंचाएंगे कि जो फैमिली परिवार पहचान पत्र बनाया इन्होंने, उस परिवार पहचान पत्र की आय को लेकर इन्होंने 3.5 लाख बुजुर्गों की समान पेंशन काट दी। ये योजना लेके जाएंगे, ये योजना लेके जाएंगे। किसान को यूरिया देने के साथ साथ लिक्विड यूरिया जरूरी लेना पड़ेगा। ये योजना लेके जाएंगे, किसानों को 13 महीने सड़कों पर बिठाएंगे। फिर प्रधानमंत्री आएंगे, मुझे क्षमा कर दीजिए मैं समझा नहीं पाया। ये योजना लेके जाएंगे। आज इन्होंने बेरोजगारी में चरम सीमा पर पहुंचा दिया हमें, और एक जो हमारा कर्ज है, कर्ज में प्रति व्यक्ति 1 लाख से ऊपर हो गया। ये योजना किस योजना की बात करते हैं? प्रत्येक पार्टी को अपनी योजना बनाने का अधिकार है, लेकिन पिछले 8 साल में इनकी योजना क्या है? 48 साल तक जनता ने 1966 में हरियाणा बना था, बीजेपी को कहीं पास नहीं लगने दिया। 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, मैक्सिमम 6 सीट। ये वापिस वहीं पे आने वाले हैं। 47 से 40, 40 से 4 भी अगर आ गए तो मैं मानूंगा इनकी बात। जनता समझ चुकी है क्या कर रही है। ये तो उस पार्टी ने सहारा लगा दिया, जनता ने 2019 में इनको बाहर निकाल दिया था। उस पार्टी ने सहारा लगा दिया जो कहती थी इनको निरा दुला के यमुना पार छोड़ के आएंगे। वो पार्टी जो कहती थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो पार्टी जो कहती थी मोदी न्यूज है, ताई मोदी न्यूज है, आज उसी की गोदी में चले गए। और ये तो स्वार्थ का गठबंधन है। जनता इंतजार कर रही है 2024 का। हर एक पार्टी को अधिकार है अपनी नीतियां बनाने का, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये तो बताएं इनकी कौन सी नीति, एक नीति बताएं जो जनता के लिए अच्छी है। एक चीज और बताऊंगा, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया, जो ठेके पे भर्ती थी उन सबको कौशल रोजगार निगम में घुसेड़ दिया। इन्होंने एक और नई सक्षम योजना शुरू करी। आज मैं कमेटी में गया तो तकरीबन 100 बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी थी, गौरव जी आप सुन के हैरान हो जाओगे। मैंने उनसे पूछा आपको सक्षम में कितनी तनख्वाह मिल रही है, इनसे पूछना प्रवक्ता साथी थे। वो कहते हमारे को 6000 रुपए तनख्वाह मिल रही है और 100 घंटे हमने काम करना है। ये सक्षम योजना है इनकी, और उसके लिए ग्रेजुएट व्यक्ति है जो 6000 रुपए ले रहा है। शर्म आती है ऐसी पार्टी के ऊपर जो हमारे युवाओं का भविष्य खत्म करने में लगी है। एक बच्चा ग्रेजुएट करके 6000 रुपए तनख्वाह ले रहा है सक्षम में। अगर मैं गलत हूं तो प्रवक्ता साथी बताने की ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा ओंकार जी, लेकिन संक्षेप में जो है एक जवाब, आप अपने सामने कौन सी पार्टी को खड़ा देख रहे हैं? जिस तरीके से आप भी पदयात्रा कर रहे हैं और एक पदयात्रा पहले से चल रही है, और ऐसे में आपकी पार्टी कहां दिखाई दे रही है? आपके सामने किसे देख रहे हैं, किसे टक्कर है आपकी? देखिए बीजेपी और जेजेपी को जनता टोटल पंचायत चुनाव में निकाल चुकी है, और जिला परिषद के चुनाव में इन्होंने 104 सीटों पर अपने खड़े करिए उम्मीदवार, उसमें से सिर्फ 19 सीटों में जीत मिली है इनको। बीजेपी जेजेपी को जनता ने टोटल नकार दिया है। कांग्रेस दोबारा से स्थापित होने का प्रयास कर रही है। हमारी पद यात्रा के बाद लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। लेकिन मेरा ये मानना है बीजेपी जेजेपी 2024 के चुनाव में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अत्रे साहब आपने तीनों की बात सुनी, और विजय कौशिक जी के पास जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो हम सभी जो धरातली जो मुद्दे हैं उन राहुल गांधी जी तक शेयर करेंगे, और हो सकता है कि, और जिस तरीके से तमाम जो वरिष्ठ नेता जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है 2024 में पार्टी अच्छी तरीके से खड़े होते हुए दिखाई देगी कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ उन्होंने गलती से अपनी जुबान से कह दिया कि सभी का साथ सभी का विकास। क्या देखिए ऐसा है गौरव जी मैंने बड़े धैर्य से मेरे मित्रों को सुना, और अब मैं जो बोलूंगा मैं उम्मीद करूंगा मेरे मित्र धैर्य से सुनेंगे। हालांकि मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि जब मैं जो बोलने वाला हूं उससे बड़ी परेशानी होगी तो डिस्टर्ब करने की कोशिश भी करेंगे। मैं आईएनएलडी के प्रवक्ता से शुरू करता हूं। आईएनएलडी के प्रवक्ता कहते हैं कि सक्षम योजना में ग्रेजुएट युवा को 100 घंटे काम करना पड़ता है, मात्र 6000 रुपए उसको तनख्वाह मिलती है। एक्चुअली समस्या क्या है, आईएनएलडी खत्म क्यों गई, क्यों ऐसे हालात हुए कि आज आईएनएलडी के पास केवल एक विधायक है? उसका कारण ही ये है कि ये हमेशा झूठ की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। इनको यही नहीं पता जो ये सक्षम योजना है ये नौकरी नहीं है, ये बेरोजगारी भत्ता है। इस सरकार ने ग्रेजुएट के लिए 6000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 9000 रुपए बेरोजगारी भत्ता निश्चित किया।
लेकिन युवा को ऐसा ना लगे कि कोई एहसान किया जा रहा है उसके ऊपर 6,000 रुपए 9,000 रुपए देके। तो इसलिए सरकार ने कहा कि 1 महीने में 100 घंटे आप काम करेंगे, मतलब दिन के 3 घंटे, जिससे कि उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बना रहे। सबसे पहले आईएनएलडी के मित्र को यह समझना चाहिए कि ये बेरोजगारी भत्ता है, ये कोई तनख्वाह नहीं। दूसरी बात, आईएनएलडी के मित्र पूछ रहे थे ऐसी कौन सी योजना है। अरे हमारी योजनाओं की वजह से ही तो आपके ये हालात हो गए, मात्र कि आप एक विधायक में सिमट गए, क्योंकि आप लगातार किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, किसान को वोट बैंक समझते रहे, किसान की वोट लेते रहे, लेकिन किसान को दिया कुछ नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मनोहर जी मुख्यमंत्री बने, किसान भाइयों की खेती को जोखिम नहीं करने के लिए जितनी योजनाएं मनोहर जी लेके आए, उसका यह उदाहरण है कि आप जो किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, आज वो राजनीति से लगभग खत्म हो गए, अस्तित्व खत्म हो गया है। इसलिए अस्तित्व ढूंढने के लिए योजनाएं यात्रा करने की बात की जा रही है। ये जहां पे किसान की फसल अगर खराब हो जाती है, 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार देती है। पूरे देश में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है। किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत, गौरव आपको याद होगा, अक्सर सुनते थे कि किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया, अपना आलू सड़क पे फेंक दिया क्योंकि उसको दाम नहीं मिले। क्या आपने अब सुना कभी किसान ने टमाटर फेंक दिया, आलू फेंक दिया? क्योंकि भावांतर भरपाई जैसी योजना लेके आए मनोहर जी कि किसान का नुकसान ना होने पाए। एक एक दाना एमएसपी पे खरीदेंगे ये सुनिश्चित किया। बाजरा, मक्का, मूंग, सूरजमुखी, इसको सरकार ने एमएसपी देनी शुरू की। आज हालात ये है कि हरियाणा प्रदेश का किसान सक्षम है, सुदृढ़ है। इस वजह से किसान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग साइड लाइन पे लग गए, मात्र एक विधायक। देखिए 2019 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। साथ जिस पार्टी के 40 विधायक चुन के आते हैं, जिस पार्टी को 2014 की बनिस्बत 3% वोट ज्यादा मिलता है, उसको तो कह रहे हैं कि जी उसको तो नकार दिया था। लेकिन जिसका मात्र एक विधायक जीतता है, वो प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे ये बात कह रहा है कि 40 वालों को नकार दिया था, हम एक वाले को आगे तो स्वीकार ही कर लिया था। देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं चैनल पे बैठ के। अब बात करता हूँ कांग्रेस के मित्र की। आपने सही कहा, कौशिक जी के मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस ने ये स्वीकार कर लिया। इसमें एक चीज और स्वीकार करे कांग्रेसी मित्र, वो है सबका विश्वास। माननीय मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आधी बात स्वीकार की है। मुझे लगता है धीरे धीरे कांग्रेसी मित्र पूरी बात स्वीकार करेंगे। अब आती है यात्रा से संबंधित बात, जो आपने इनसे सवाल पूछा था कि आप तो कहते थे ये राजनीति से दूर है। देखिए जब यात्रा शुरू हुई थी, जयराम रमेश का एक बयान आया था, जो इनकी यात्रा के ऑर्गेनाइजर है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है, कांग्रेस को बचाने की आवश्यकता है, कांग्रेस को ताकत देने के लिए यात्रा शुरू की। ये शुरुआत में उन्होंने, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस के गोवा के विधायक पार्टी छोड़ के चले गए। तो राहुल गांधी जी के किसी तरह से उनको बचाने के लिए एक फिर इन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि साहब ये राजनीतिक नहीं है, हम तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। और ये बात कौन कर रहा है? जिस पार्टी का इतिहास रहा है धर्म के नाम पे भारत के टुकड़े करने का, जिस पार्टी का नेता टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने सबसे पहले जेएनयू में जाता है, जिस पार्टी की पद यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल जी के साथ चल रहा है, इसलिए वो कहते हैं सब हम तो भारत को जोड़ने के लिए चले हैं। एक बात और कह देता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। देखिए ये जो यात्रा है, मैंने जैसे पहले बताया कि राहुल गांधी को किस तरह से रीलॉन्च, जी बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। गोवा के विधायक छोड़ के चले गए, पहले गोवा के विधायक छोड़ के चले गए। उसके बाद जैसी यात्रा आगे बढ़ी, तेलंगाना में एक उपचुनाव था, कांग्रेस चौथे नंबर पे चली गई। उससे थोड़ी सी आगे यात्रा बढ़ी, गुजरात के अंदर कांग्रेस का सफाया हो गया। तो ये जो यात्रा है सबसे पहले भारत जोड़ने की बात, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है कांग्रेस जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है विजय जी समय थोड़ा कम है, इसलिए संक्षिप्त में जो है अपना जवाब रखें, फिर उसके बाद जो है मैं ओंकार जी आपके पास आ रहा हूं, प्लीज। एक बार अमित शाह जी से पूछा गया था कि भाई आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, विदेशों से काला धन आएगा। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया था कि ये तो उनकी पार्टी के चुनावी जुमले थे। तो इसी तरह से कि सबका साथ सबका विकास इनका चुनावी जुमला था, लेकिन सबका विश्वास रह गया। आत्रे साहब कह रहे हैं सबका विश्वास रह गया सर। आज फरीदाबाद जैसे शहर में कूड़ा उठाने का ठेका इन्होंने चाइना की कंपनी को दे रखा है। हजारों करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो चुका है। जानवर तक जो है दूषित पेयजल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। ठीक है सर, चुल्लू भर डूब, समय इजाजत नहीं दे रहा है सर, माफी के साथ में ओंकार जी के साथ पास जा रहा हूं। सर आप क्या कहना चाह रहे थे? संक्षेप में जो है 10 सेकंड में बात रखिए सर। तो जी देखो, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं इनेलो खत्म होगी, कृपया अपनी
जो याददाश्त है वो ठीक कर लीजिए, खत्म नहीं हुई। एक विधायक है, इसमें कौन सी शर्म की बात है? अरे एक है हमारा 48 वर्ष तक बीजेपी के 2-3-4 विधायक है, 2-3-4 हिस्ट्री उठा के देख लो। ये तो तुमने 2014 में सरकार बनाई, इससे पहले तो नहीं सरकार बनाई कभी भी। 48 साल तक 2-3-4, और इनके कुछ मंत्री तो ऐसे हैं आईएनएलडी की सरकार बीजेपी के बिना कभी नहीं बनी है इतिहास। ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए माफी के साथ आप लोगों को रोकना पड़ रहा है मुझे। ऐसे मंत्री हैं इनके जो रात को ठीक है सर, ओंकार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ रोकना पड़ रहा है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2024 के मिशन के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होते हुए अपने अपने तरीके और यहां पर नीति रीति लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2024 में जनता किसके साथ होगी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।